हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को आज बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही होगी। मैं स्पेशली ये है ना पूरा सेटअप लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है जी, तो लेट मी अपलोड द लेक्चर नाउ। ऐड न्यू प्रेजेंटेशन। चलें, जितनी देर में फिर प्रेजेंटेशन अपलोड होती है तो अगर आप लोग मुझे बता दें सबसे पहले कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ है वो मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या 3 काम दिए थे। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या क्या टास्क दिए थे। आवाज़ क्लियर है, मुझे ये बताएं पहले। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टुडे। चलो, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। इस माइक का जो है ना थोड़ा बहुत तो फ़ायदा जो है फिर मुझे हुआ। ठीक है जी। चलें, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, प्लीज़ मुझे बताएं कि लास्ट टाइम आप लोगों को कौन कौन से टास्क दिए गए थे। फिर हम अपना लेक्चर जो है वो अपलोड हो रहा है उतनी देर, फिर हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। हरी अप। जी क्लास, लास्ट टाइम के क्या क्या टास्क थे, प्लीज़ शेयर। हाँ जी, लास्ट टाइम के मैंने 3 टास्क दिए थे आपको। प्लीज़ मुझे बताएं क्या क्या टास्क थे, जल्दी से। अच्छा जी, शुमाइला भी आपके साथ क्लास ले रही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन का तो आंसर करें, आवाज़ नहीं आ रही आपको? और बाकी स्टूडेंट किधर हैं? 26 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सिर्फ। जी, बुक रीडिंग, टेस्ट प्रिपेयर, और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दी थी अगर मुझे याद हो तो। देयर वाज वन मोर थिंग। व्हाट वाज दैट? जी बिल्कुल, एक असाइनमेंट भी थी। क्या थी वो असाइनमेंट? वो अनफॉर्चुनेटली मैं पोर्टल पे अपलोड नहीं की है। सो व्हाट वाज द असाइनमेंट, बताइए। डिफरेंट बिटवीन एबरेंट सेल, ये नहीं थी भाई। डिफरेंस बिटवीन एबरेंट सेल तो नहीं थी। बिल्कुल कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में थी, और आप लोगों को नहीं पता। आई डोंट नो यहाँ से बैठ के मैं आप लोगों को कैसे पनिश कर सकता हूँ। एनी हाउ, आस्क अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन एज वेल। इस वक्त 24 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ।
जी बिल्कुल, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में थी। सो क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा आपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में? जी क्लास। जी। जी अच्छा ठीक है। चलें अब थोड़ी सी हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर की विद क्वेश्चनिंग। और आई होप आप सब लोग इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो सबसे पहले तो मुझे आप सब लोगों से आंसर ये चाहिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। जी क्लास, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? अरे मैं पूछ रहा हूँ लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने। ठीक है जी, कार्सिनोजेनेसिस पढ़ी थी। ठीक है। आती है, हाँ जी। चलें अब मुझे बताएं। हाँ जी हाँ जी, अब आ रहा होगा साउंड आपको, मैंने खुद बंद किया था। चलें अब सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है, प्लीज़ शेयर के कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है? डिफाइन करें जल्दी से, टाइम थोड़ा है, हमने सिर्फ 5 मिनट लेने हैं इस रिवीजन में। कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है? हरी अप, हरी अप। कार्सिनोजेनेसिस, व्हाट इज कार्सिनोजेनेसिस प्लीज? जी शहजाद, आई नो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करनी है बट आफ्टर रिवीजन। कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है? हरी अप। कार्सिनोजेनेसिस गाइस।
फॉर्मेशन ऑफ कार्सिनोमा, नॉट नेसेसरीली कार्सिनोमा, ओनली आप कह सकते हो कि प्रोसेस जिससे कि कैंसर डेवलप होता है उसको आप कहते हो। और मेटाप्लेजिया इज इंटायरली डिफरेंट, किसी ने यहाँ पे शेयर किया कि मेटाप्लेजिया बनने को कहते हैं। सही है जी। आलिया ने कहा है प्रोसेस ऑफ बाय विच कैंसर इज कॉज, बिल्कुल ठीक है जी, कैंसर डेवलप होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल्स, ठीक है। अच्छा चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कितने स्टेप्स होते हैं कार्सिनोजेनेसिस के, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं कार्सिनोजेनेसिस के? What are the 3 steps of carcinogenesis, guys? जी। इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन, वेरी गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मुझे बताएं इनिशिएशन में क्या होता है? इनिशिएशन में क्या होता है जी? इनिशिएशन में क्या होता है? हरी अप। इनिशिएट होता है, इनिशिएट कैसे होता है? म्यूटेशन से इनिशिएट होता है ना, सही है। सो इनिशिएशन कैसे होता है? लाइक स्टार्टिंग फेज, कैसे? म्यूटेशन से, ठीक है जी। सुमैया शाहिद ने क्या, म्यूटेशन ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर, वेरी गुड। ठीक है जी, सेकंड स्टेज जो होती है हमारी प्रमोशन, उसके अंदर क्या हो रहा होता है? प्रमोशन में क्या होता है जी? जी बताइए। ठीक है, तो जो लास्ट वाली है उसमें क्या होता है जिसको कहते हैं प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन में क्या होता है? स्लाइड भाई मैंने खुद स्टॉप की हुई है जी। प्रोग्रेशन में क्या होता है? कौन से 2 प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्रोग्रेशन का बायस बनती हैं? कौन से 2 प्रोसेसेस हैं जो प्रोग्रेशन का बायस बनते हैं? जी क्लास जल्दी करें, टाइम थोड़ा यार। प्रोग्रेशन, चलो दैट्स नाइस। प्रोग्रेशन के बाद हमने देखा कि प्रोग्रेशन मेटास्टेसिस और इन्वेजन। सो ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटास्टेसिस एंड इन्वेजन? इन्वेजन में क्या होता है आपके ख्याल में, और मेटास्टेसिस में आपके ख्याल में क्या होता है जी? इन्वेजन में क्या होता है और मेटास्टेसिस में क्या होता है? प्लीज शेयर गाइस। इन्वेजन में क्या होगा और मेटास्टेसिस में क्या होगा जी? जी इन्वेजन में क्या होगा और मेटास्टेसिस में क्या होगा? जल्दी 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 आंसर करें, आज हमारे पास 1 और है सिर्फ। वेरी गुड दिला, इन्वेजन में इन्वेड होता है नेबरिंग टिश्यू के अंदर, वेरी गुड। तो मैं जो है अब आपके ग्रुप में आप में से कुछ लोगों के नाम भी बताऊंगा जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, और आई आई थिंक यही लोग होंगे जिनको मिड्स में या जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्पेशली वाइवा के अंदर। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेटेंट होके बैठे रहते हैं, डेफिनेटली जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट डे एक आपके साथ शेयर किया था कि मैंने आपको किस तरह से एवेलुएट करना है, तो फिर डेफिनेटली आपके मार्क्स उसमें कट जाएंगे। इसलिए प्लीज़ यहाँ पर आप जो है वो पार्टिसिपेट किया करें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स।
सो मेटास्टेसिस में जो है गजाला ने कहा है कि डिस्टेंट स्प्रेड होती है। इसी तरह शहजाद ने कहा इन्वेजन विच रेफर टू ग्रोथ ऑफ प्राइमरी ट्यूमर इनटू द सराउंडिंग होस्ट टिश्यूज। बिल्कुल जी, इन्वेजन इज द डायरेक्ट एक्सटेंशन एंड पेनिट्रेशन ने कहा है। वेरी गुड। चलें अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कैंसर को मोस्टली कैंसर जो है वो हम मेलिग्नेंट ट्यूमर को कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर को बेनाइन ट्यूमर कहा जाता है, और मोस्टली जो उर्फ आम में हम कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए होता है, राइट। और जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसको फर्दर टिश्यूज़ की बेस पे, आपने टिश्यूज़ और उसकी टाइप्स पढ़ी होंगी बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। तो टिश्यूज़ की बेस पे उनको फर्दर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं लेकिन ये 4 मेन हमारे पास हैं। नंबर 1 इज लिम्फोमास। हाँ, कैंसर अकरिंग इन इन्फेक्शन अगेन फाइटिंग ऑर्गन सच एज लिम्फेटिक टिश्यूज। तो लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर जो कैंसर्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? लिम्फोमास का नाम दिया जाता है। ल्यूकीमियाज, जिनको ब्लड कैंसर्स भी कहा जाता है, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स के जो कैंसर्स होते हैं उनको ल्यूकीमियाज कहा जाता है। आगे सार्कोमाज। सार्कोमाज जो हैं ये वो कैंसर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? आई होप आप लोगों ने वो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी टिश्यूज के बारे में उसमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। और कनेक्टिव टिश्यूज सच एज बोन, लिगामेंट वगैरह के जो कैंसर्स होते हैं उनको हम सार्कोमास कहते हैं, या सॉफ्ट टिश्यूज के जो होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज के कैंसर्स हैं। जैसे स्किन है वो आपका क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर्स हैं उनको कार्सिनोमास कहा जाता है। तो एक दफ़ा फिर हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। लिम्फोमास किसको कहते हैं? आंसर करें जल्दी से। लिम्फोमास किसे कहते हैं जनाब? हरी आप। लिम्फोमास सामने लिखा है यार। लिम्फोमास किसे कहेंगे? ठीक है, लिम्फ के नहीं, लिम्फेटिक टिश्यूज के, सही है। उसके बाद ल्यूकीमियाज किसे कहेंगे? ठीक है। सार्कोमास किसको कहेंगे? ठीक है। और कार्सिनोमास? वेरी वेल सेड। चलें हम अब नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव बॉडी डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर। देखें, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तरह तरह की चीज़ों घिरे हुए हैं, ठीक है। सो देर आर ऑलवेज चांसेस कि हमारी कोई ना कोई जीन जो है वो म्यूटेट कर जाएगी और कैंसर होने के चांसेस हो, मतलब कैंसर जो है वो हो जाएगा। लेकिन क्यों बहुत से लोगों को कैंसर नहीं होता? वो इन वजह से नहीं होता। ये आपके सामने जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड आपके सामने है, ठीक है, तो ये सारी इस पे वजूहत लिखी हुई हैं जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता। तो टी सेल सिस्टम, सेलुलर इम्यूनिटी। तो कुछ सेल टी या टी सेल्स होते हैं जिनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं? कि ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। अगर कुछ जो सेल है हमारी बॉडी का उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, वो ख़राब हो गया है, तो क्या करते हैं? ये साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है उसे किल कर देते हैं ताकि वो जो है ट्यूमर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद बी सेल सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी है, और कुछ एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। उसके बाद फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद उनको मार देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू था, आप इसकी पैथोजेनेसिस कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंसर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। सो कैंसर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कहा जाता है परहेज जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है, ठीक है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को कंसिडर करता होता हूँ कि अगर हम अपने प्रिवेंशन वाली साइड को, जो हमारी प्रिवेंशन वाली साइड है हेल्थ केयर की, उसको इम्प्रूव कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सिर्फ दुनिया को एजुकेट करना शुरू कर दें कि वो जो बीमारियां कॉज करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर हो, डिजीज़ का बर्डन है हमारी कम्युनिटी के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भरे रहते हैं हर वक्त, वहाँ पे बेड नहीं मिलते हैं।
हाँ, तो सिंपली अगर हम छोटी छोटी इंटरवेंशन करें, लोगों को टीचिंग दें और लोगों को प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बताएंगे किस तरह से आपने डिफरेंट बीमारियों से बचना है, तो क्या होगा, हमारी पास बीमारियां कम हो जाएंगी। सेम विद द कैंसर। तो आपको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो 100% बाजू का सक्सेसफुल नहीं होता। तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो हम टीच कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को, वो है प्रिवेंशन, के कैंसर से बचा जाए, और अगर हो जाए किसी को तो उसको जल्दी जल्दी से डायग्नोज कर लिया जाए। आई होप आप लोगों ने जब अपना डिप्लोमा किया होगा तो उसके अंदर आपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े होंगे। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से हैं? 3। जी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जल्दी जल्दी। हाँ जी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से हैं? चुप होके बैठ गई हो यार, ये सामने लिखे हुए। देर आर 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कुछ बुक्स कहती हैं 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। नंबर 1 इज प्राइमरी प्रिवेंशन। आलिया ने जवाब दिया फॉरन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है जी। अब ये प्रिवेंशन लेवल किस तरह से हैं और हमने कैंसर के अंदर इनको किस तरह से यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज, अब आपने स्लाइड की तरफ नहीं देखना, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। प्राइमरी प्रिवेंशन हम उस वक्त स्ट्रेटेजी वो जो इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी बंदे को किसी डिजीज से बचा सकें, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज ऑलवेज अबाउट कि हम किसी बीमारी को जल्दी डायग्नोज कर लें। हाँ, जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली हाँ हम क्या प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि वो बीमारी से ठीक हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, टर्शियरी प्रिवेंशन जो है उसको इसलिए टर्शियरी प्रिवेंशन कहा जाता है कि उसके अंदर बंदे को बीमारी हो जाती है, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और ट्रीटमेंट करके हम उसको प्रिवेंट किससे कर रहे होते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन से और उसकी जो एडवर्स इफेक्ट डेवलप होने हैं जिंदगी के ऊपर उनसे बचा रहे होते हैं। तो ये 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। तो आपका क्या ख्याल है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम लोगों को क्या क्या बता सकते हैं कि क्या क्या करोगे तो आपकी जो है आपको कैंसर नहीं होगा? जी जी बताइए। जी अदीला, बिल्कुल, अदीला ने कहा है यहाँ पे कि मोस्टली कैंसर डायग्नोज्ड एट लास्ट स्टेज, बिल्कुल ऐसा है। आई थिंक हमने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा है कि 60% कैंसर जो हैं वो होते हैं, वो हमें हमारे सामने आते हैं। यस डियर्स, ठीक है जी। बैलेंस डाइट, और चलें स्लाइड पे आ जाते हैं। ईट बैलेंस डाइट। अच्छा जी, अदीला कह रही हैं वाई वाई फॉर व्हाट। सही है, तो ये आपके सामने कुछ स्ट्रेटजीज दी हुई है प्राइमरी प्रिवेंशन की, जो कि लोगों को टीच करके उनको कैंसर से बचाया जा सकता है। नंबर 1, रिड्यूस और अवॉइड एक्सपोजर टू नॉन और सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस। ठीक है, वो चीज़ें जो कि कैंसर कॉज करती हैं, वो जो हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। हाँ, तो हम क्या करें कि उन रिस्क फैक्टर से अवॉइड करें, उन रिस्क फैक्टर से बचें। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, केमिकल्स के साथ ज़्यादा ना रहें। ठीक है, अपने आप को दूर रखें इस तरह की चीज़ों से, रेडिएशन से दूर रखें, कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कैंसर से बचा सकती हैं। और उसके बाद आप सबका फेवरेट क्या है जी? ईट बैलेंस डाइट। तकरीबन यहाँ पे सब बैलेंस डाइट का आंसर किया है, तो यस, बैलेंस डाइट खाएं, बिल्कुल जी। हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर से बचाते हैं बैलेंस डाइट खाने से। हाँ जी, उसके बाद एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। वैसे 24 लोग मेरे पास हैं, 2-3 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं आप में से? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? यस, नो? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? कोई भी नहीं करता? जबकि आजकल हम मोबाइल की रेडिएशन बहुत ले रहे हैं।
हाँ। कोई भी नहीं करता, शहजाद कह रहा है। सर नॉट इन रूटीन। डेली कर, जनाब डेली करने वाले हैं। कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जब टाइम मिलता है कर लेते हैं। चलें, गुड। चलें आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिकेट रेस्ट। तो एडिकेट रेस्ट से बेसिकली क्या होता है? एडिकेट रेस्ट से ये होता है कि जब भी आप रेस्ट लेते हो, सो रहे होते हो ना, तो उस वक्त में आपकी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं। वो जितना दिन में आप थक हार के अपने आप को टीयरिंग करवाते हो बॉडी के अंदर डिफरेंट छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन सब को जब आप रेस्ट करते हो तो बॉडी उनको जो है वो दोबारा से ठीक कर रही होती है। तो एडिकेट रेस्ट, 6 से 8 घंटे का रेस्ट, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे। तो कितने लोग सोते हैं 8 घंटे के? मोबाइल के साथ गुजार देते हो रात सारा टाइम? हाँ। सो कितने लोग, नींद कितने लोग पूरी करते हैं 6 से 8 घंटे की नींद? जी। कितने लोग करते हैं? ओनली 6 आवर्स। अच्छा, और चले मैं आपको अपनी ना लास्ट नाइट की स्लीप दिखाता हूँ। इज इट पॉसिबल के नींद जो है वो दिखाई जा सके, मैयर की जा सके? अच्छा, कुछ लोगों को टिकटॉक नहीं सोने देता। मोबाइल बंद कर दिया करो भाई रात को। कंप्लीट 8 आवर्स। चलें फिर मैं आपको अपनी स्लीप दिखाऊं। हम्म, ये देखें, नज़र आ रही है कितनी स्लीप है मेरी? आ रही है नज़र? कितनी देर सोया हूं मैं? देखें जी, कितनी स्लीप है मेरी। आ रही है नज़र कितनी स्लीप है जी? कुछ लोगों को अर्तुगरुल नहीं सोने देता भाई। ये भी बात तो सही है। हाँ जी। 9 घंटे 37 मिनट। हाँ, 9 घंटे 37 मिनट। तो ये मेरी स्लीप थी। कभी कभार कम भी हो जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। एक रात में मेरी स्लीप थी तकरीबन 5.5 घंटे। सो कैसे मैयर की होगी मैंने वैसे ये स्लीप? क्या चीज़ होगी मेरे पास जिससे मुझे मैं स्लीप मैयर कर लेता हूँ अपनी? ये तो ओवर हो गई। सो आप तकरीबन 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की स्लीप हमें लेनी चाहिए, ठीक है। ऐप ऐप है और उसके साथ एक स्लीप मॉनिटर की वॉच आती है। हाँ, रिस्ट बैंड कहते हैं उसे। तो वो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी स्लीप हैबिट्स को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ऐप। वो आपको रात को वो बैंड जो है उसे पहन के सोना पड़ता है। उस बैंड को पहन के सोना पड़ता है। डिफरेंट कंपनीज के बैंड्स आते हैं, स्मार्ट वॉचेस आती हैं, आप उसको अ, इस्तेमाल कर सकते हो और वो जो आपकी स्लीप मॉनिटर करता है। आपका हार्ट रेट भी मॉनिटर करता है, आपकी स्लीप भी मॉनिटर करता है, आपकी एक्टिविटी भी मॉनिटर करता है। ठीक है, तो लाइफ थोड़ी सी आ जाती है, या आप ये समझ लें कि लाइफ थोड़ी सी, आप थोड़ा सा अपना चेक एंड बैलेंस रखने लग जाते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। सो पर्सनली जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो MI का जो है बैंड 4 है। अगर आप चाहें तो आप भी उसको जो है ना ले सकते हैं, या इवन हवावे के आते हैं बैंड, सैमसंग की वॉचेस आती हैं, और बाकी चीज़ों की भी ये सारी टेक्नोलॉजी आती है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चलें हम स्लीप से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। हेल्थ एग्जामिनेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। आप सब लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। आप में से कितने लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग्स करवाते हैं? कितने लोग हैं? जैसे मैं हूँ, मेरी रूटीन है, 1 साल बाद मैं थोड़ी सी अपने बेसलाइन टेस्ट वगैरह जो है वो एक दफ़ा करवाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं इस तरह का काम करते हैं? कोई भी नहीं कराता। सही है, चलें आगे चलते हैं। एलिमिनेट, रिड्यूस और चेंज परसेप्शंस ऑफ स्ट्रेसर एंड एनहेंस एबिलिटी टू कॉप।
तो स्ट्रेस के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमें पता चला कि स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, तो स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस को कोप करना सीखें। सही है जी, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो अपनाएं। चलें, आपकी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जी जो कि अपना टेस्ट करवाते हैं, मेरे सामने कमेंट में आ रहा है, कोई 6 मंथ्स बाद, कोई 2 ईयर्स बाद, कोई 1 ईयर बाद। ये अच्छी चीज़ है जी, अपना एक ट्रैक रखना चाहिए इंसान को। इंजॉय कंसिस्टेंट पीरियड्स ऑफ रिलैक्सेशन एंड लीजर। लाइफ में सम टाइम लेजी मोड पे भी लगना चाहिए। ठीक है, लाइफ में सम टाइम अच्छा टाइम भी गुजारना चाहिए, सारी स्ट्रेसेस से दूर होके, बाहर होके उस तरफ भी जाना चाहिए ताकि आप एक रिलैक्स हो सकें, बॉडी को रिपेयर का मौका मिल सके। नो 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। अब ये 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर क्या हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेल्फ एग्जामिनेशन, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के अंदर जिन चीज़ों के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको एक सर्टेन एजेस के अंदर अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है कि जैसे ही कोई मतलब ट्यूमर वगैरह फील हो, फ़ौरन से जो है उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए, इससे पहले कि वो मेटास्टाइज कर दे और उसका ट्रीटमेंट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अगली चीज़ है सीक मेडिकल केयर इफ़ कैंसर इज सस्पेक्टेड। अगर लग रहा है कैंसर, हाँ, तो फौरन से मेडिकल केयर ली जाए, इंतजार ना किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, बेसिकली अर्ली डायग्नोसिस करना। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये जो आप स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स देख रहे हैं, 7 वार्निंग साइन से पहले पहले की जो चीजें आप देख रहे हैं, ये जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होंगी। सही है, और जो आप लास्ट 3 चीजें देख रहे हैं, 7 वार्निंग साइंस को मॉनिटर करना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना, मेडिकल केयर लेना, तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन की तरफ आती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज ऑलवेज अबाउट कि हम बीमारी को फौरन से डायग्नोज कर लें और उसका फौरन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया जाए। समझ आ गई आप लोगों को? चलें, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। सो हियर वी हैव 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। 7 कैंसर के जो वार्निंग साइंस हैं वो अब आपके सामने हैं। अब ये जो है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप एक निमोनिक के जरिए जो है वो याद रखते हैं। निमोनिक क्या होता है कि एक एब्रीविएशन बना लेते हैं और उससे आप चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। तो इस निमोनिक को हम कहते हैं कॉशन, CAUTION, कॉशन। इसके हर एक जो एक अल्फाबेट है उससे कोई ना कोई चीज़ बनती है जिसको हमें मॉनिटर करना है। सबसे पहली चीज़ जो मॉनिटर करने वाली है, चेंज इन द बावल और चेंज इन द सेल्फ एग्जामिनेशन प्राइमरी में नहीं आएगी, सेकेंडरी में आएगी, क्योंकि इससे आप अर्ली डिटेक्शन या अर्ली डायग्नोसिस कर रहे होते हो। इस तरह पैप स्मीयर्स करवाई जाती हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो भी सेकेंडरी में आता है। सही है, प्राइमरी के अंदर हेल्थ एजुकेशन आती है या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आती हैं, राइट। चलें, उसके बाद आते कॉशन। कॉशन की तरफ, कॉशन का जो सी है वो डोनेट करता है, मेरी आवाज से शोर आ रही है, चलें इसको इधर ही लगा लेते हैं। चलें, तो कॉशन जो है, कॉशन इज अबाउट चेंज इन द बावल और ब्लैडर हैबिट्स। सी से बनता है चेंज इन द बावल और ब्लैडर हैबिट्स। ए से बनता है, सॉरी, सी से मतलब ये कि अगर कोई बावल या ब्लैडर हैबिट ठीक से आ रहा, फिसिस ठीक से नहीं आ रही, स्टूल ठीक से नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि देयर कैन बी समथिंग जिसका हमें टेस्ट करवाना चाहिए या कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे अंदर। आगे इस ए से अ सोर थ्रोट दैट डज नॉट हील। गला खराब हुआ है बड़ी देर से और वो ठीक नहीं हो रहा, तो दिस इज आल्सो अ वार्निंग साइन फॉर द कैंसर। उसके बाद यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑरिफिस। बॉडी के किसी भी ऑरिफिस से ब्लीडिंग हो रही है जिसका पता नहीं चल रहा कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद टी, थिकनिंग और लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। बॉडी में किसी भी जगह पे कोई सख्ती हो जाना या फिर कोई ट्यूमर सा बन जाना, कोई लंप सा बन जाना जिसका हमें पता ना चल रहा हो कि इसकी रीजन क्या बनी है, तो वो भी कैंसर की तरफ जो है वो इशारा कर सकती है। अगली चीज है इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, कि कुछ खाने में प्रॉब्लम हो रही है, आप खाते हो ठीक से उसको स्वॉलो नहीं किया जाता, हाँ, तो ये भी एक कैंसर का साइन है। ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल,
कोई वाट या मोल निकला हुआ था, सही है, कोई बॉडी के ऊपर कोई वो वाट वगैरह बना हुआ था या मोल बना हुआ था, वो जो ब्लैक ब्लैक से बने होते हैं, उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, या तो वो बड़ा होना शुरू हो जाए, उसके ऊपर कोई जख्म आना शुरू हो जाए, उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो वो भी कैंसर को शो करता है। लास्ट इज नेगिंग कफ और हॉर्सनेस। तो नेगिंग कफ या हॉर्सनेस का मतलब है वो गधे की तरह या घोड़े की तरह की जो है हिनहनाती हुई खांसी आना, हाँ, और उसका ठीक ना होना। तो ये सारे के सारे जो साइंस हैं 7 कॉशन के नाम से, इनको बड़े अच्छे से याद कर लेना है। और ये वार्निंग साइंस हैं, अर्ली वार्निंग है कैंसर के, इनको कभी भी हमें लोगों को टीच करना चाहिए सेकेंडरी प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कभी भी इनको आपने निग्लेक्ट नहीं करना है, सही है। सॉरी, आई हैव टू टेक अ छोटी सी कॉल लेनी है, मैं आपको गेट बैक कर। अच्छा जी, वापस आते हैं। आई होप आप लोगों को ये 7 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज बता दें, अगर कोई क्वेश्चन है इसमें से तो वो भी आप पूछ सकते हैं प्लीज। जी, डन है, चलें आगे। चलें जी, चलें आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है, जैसे बाकी बीमारियों को डायग्नोज किया जाता है, तो कैंसर के लिए भी कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, सही है। सो द अर्लियर कैंसर इज द मोर लाइकली इट इज टू बी कंट्रोल। जितनी जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे उतनी जल्द उसका पॉसिबल है कि आप उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकें। जितना लेट हो जाएगा आप समझ लें कि फिर उसको फिर ट्रीट करना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जब वो डिफरेंट जगहों पे फैल जाता है, मेटास्टेसिस हो जाती है उसकी। सो डायग्नोज करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि नॉर्मली बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो अगर वो केमिकल्स हमें मिलना शुरू हो जाएं बॉडी के अंदर, वो एंटीजेंस बॉडी के अंदर मिलना शुरू हो जाएं, तो हमें पता लग जाता है कि फलानी जगह का कैंसर है। जैसे कि पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट के कैंसर के अंदर ब्लड के अंदर अपीयर होती है, ठीक है। इसी तरह सीईए, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, क्लोन के कैंसर के अंदर जो है वो अपीयर होती है। अच्छा, ये दोनों जरा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरा रट्टा लगा लेना है, एमसीक्यू में आती हैं। आगे अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बोन मेटास्टेसिस, जब बोन के अंदर कैंसर पहुंच जाए तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल जो है वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या होती है, एक्सरे इमेजिंग वगैरह जो करवाई जाती है उससे भी हमें कैंसर जो है ना वो डिटेक्ट हो जाते हैं। एक्सरे करवाते हैं चेस्ट में, अगर कैंसर है तो डेफिनेटली वहां पे एक बहुत बड़ा हॉलो सा जो है ना वो हमें एक शेडो नजर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई मैस पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एमआरआई। थोड़ा सा और, बल्कि अगर उसको हमने 3 डायमेंशनली और बड़े अच्छे तरीके से उसको देखना है तो फिर उसकी एमआरआई करवाई जाती है, फिर हमें पता चल जाता है कि कैंसर की लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है। जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उस वक्त फिर हमें एमआरआई जो है वो करवानी होती है। आगे सीटी स्कैन है, आप लोग वेल अवेयर हैं उससे, वो भी हमें ज़रा इन डेप्थ, एक्सरे से ज़्यादा इन डेप्थ हमें बताता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में कि उसकी क्या डायमेंशन है, किस तरह से पड़ा हुआ है। और बहुत सारी कैविटीज़ हैं जिनके अंदर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी की जाती है और कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन।
डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद अपनी आंखों से देखना एक मैस को पड़े हुए। तो उसके लिए बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के अंदर कैमरा इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि आप लोगों ने एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा, थोरेकोस्कोपी का नाम सुना होगा। तो जहाँ पे हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इस जगह पे इस बंदे को कैंसर है, वहां पे हम कैमरा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक बड़ी लंबी सी वायर इंसर्ट करते हैं जिसके आगे कैमरा लगा होता है, और हम जो है उसको, वो जो एक स्क्रीन होती है उसके ऊपर देख सकते हैं कि वहां पे कोई मैस तो नहीं है, फिर हम उसकी बेस पे बता सकते हैं कि ये मैस पड़ा हुआ है, ये कैंसर है या नहीं है। तो उसमें सिग्माइडोस्कोपी आती है। सिग्माइडोस्कोपी जो है ये हमारी सिग्माइड कोलोन जो है, बड़ी आंत है, उसकी विजुअलाइजेशन को कहते हैं। आगे सिस्टोस्कोपी है। सिस्टोस्कोपी हमारे ब्लैडर की जाती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी सिंपली स्टमक वगैरह और बॉडी के अंदर कोई विजुअलाइज की जाए उसे एंडोस्कोपी कहा जाएगा। ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेकोस्कोपी है, जो कि लंग्स के अंदर विजुअलाइजेशन की जाती है। अगली चीज है जी पेट स्कैन। पेट स्कैन क्या है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो ये भी आप समझ लें एमआरआई की तरह की एक टेक्निक है, और उससे जो कैंसर के सेल, कैंसर के मैस हैं, उनको विजुअलाइज किया जाता है। उसके बाद इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, जो कन्फर्मेटरी हमें जब होता है ना कि कैंसर ही है ये किसी भी मैस के बारे में, तो वो बायोप्सी से किया जाता है। बायोप्सी विद एफ एन ए किया, FNAC किया जाता है। हाँ, बायोप्सी क्या होती है बताएंगे आप लोग मुझे? क्लास, व्हाट इज बायोप्सी? बायोप्सी क्या होती है? जी, बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी पेट स्कैन है जी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैन है जी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, सो एक एक टिश्यू को रिमूव किया जाता है बॉडी से। हाँ, उस एरिया से जहाँ पे हमें सस्पेक्ट हुआ है कैंसर है, वहां से टिश्यू लेके, सही है जी, टिश्यू लेके और उस, ठीक है, इफेक्टेड एरिया से एक टिश्यू लिया जाता है, पीस लिया जाता है, दैट कैन बी टेकन, इंसिजन दे के लिया जा सकता है, कट लगा के लिया जा सकता है, या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड लिया जा सकता है, या वैसे नीडल से लिया जा सकता है। उसे आप लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप स्कोप के अंदर जो है उसको देखते हैं। उसमें देखेंगे क्या सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेल्स के साइज डिफरेंट तो नहीं है, सेल की शेप डिफरेंट तो नहीं है, वही जिसको हम लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। हाँ, तो हम आपके सेल्स के अंदर लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। अगर हमें लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन मिलती है तो उसे क्या करते हैं, फिर हम लेबल करते हैं कि जी ये जो है कैंसरस ग्रोथ है। जब हमें लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन मिलती है फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये कैंसरस क्या है, कैंसरस ग्रोथ है। राइट, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया है। आगे मूव करें। अच्छा, पेट स्कैन के बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। पेट स्कैन जो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, ये उसी तरह का एक सेटअप लगा होता है जिस तरह का आप एमआरआई का सेटअप देखते हैं। तो उसके अंदर पेशेंट को डाला जाता है और उसका स्कैन किया जाता है, और वो जो स्कैन है हमें वो डिफरेंट वही डायमेंशंस के बारे में बताता है, ट्यूमर है कि नहीं है। उसके अंदर डाई इंजेक्ट की जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट पेट स्कैन। तो दैट्स ऑल अबाउट पेट स्कैन। समझ आ गई? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। सही है, नंबर वन इज स्टेजिंग एंड नंबर सेकंड इज ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर। स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर। नाउ आई वांट कि आप लोग इस स्लाइड को एक दफ़ा रीड करें। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको क्या नाम है, इस स्लाइड को रीड करें और इसमें मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आ रही है, स्टेजिंग और ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर से। जी, हैव
3 मिनट्स फॉर दैट। अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर मुझे बताएं आप क्या सोच रहे हैं स्टेजिंग और ग्रेडिंग के हवाले से। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहला कमेंट आया नीलम का। नीलम कहती हैं स्टेजिंग डिस्क्राइब, नीलम कहती हैं स्टेजिंग डिस्क्राइब द साइज ऑफ ट्यूमर एंड ग्रेडिंग डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द कैंसर सेल्स। ठीक है जी। अदीला भी कहती हैं स्टेजिंग में जैसे किस हद तक इंक्रीज हो चुकी है, डिजीज किस हद तक इंक्रीज हो चुकी है, और ग्रेडिंग में ट्यूमर सेल्स नॉर्मल सेल्स से कितना मुख्तलिफ है। वेरी गुड। ठीक है जी। फातिमा ने कमेंट किया, अरफा ने कमेंट किया। चलिए मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा रह गया। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सुमैया शाहिद ने एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। अच्छा जी। एनी हाउ स्टेजिंग डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। कैंसर कितना स्प्रेड हो चुका है, सही है। क्या आया कि वो इन्वेजन हो चुकी है उसकी, आया कि उसकी मेटास्टेसिस हो चुकी है, आया कि उसकी मेटास्टेसिस अभी सिर्फ लिम्फ नोड्स तक हुई है, आया कि उसकी मेटास्टेसिस जो है वो बॉडी के बड़े दूर दूर के पार्ट्स तक पहुंच चुकी है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टेजिंग। उसके बाद आ जाती ग्रेडिंग। ग्रेडिंग एवेलुएट्स ट्यूमर सेल इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स, कि वो नॉर्मल सेल जैसा कि उस ऑर्गन के सेल होने चाहिए थे उससे वो कितने मिलते जुलते, कितना डिफरेंशिएशन का लॉस हो चुका है, तो ये ग्रेड करते हैं हम। ठीक है। अब स्टेजिंग और ग्रेडिंग क्यों की जाती है? स्टेजिंग का मैं अगेन बता दूं, स्टेजिंग इज अबाउट कैंसर कितना बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ फैल चुका है। ठीक है। और ग्रेडिंग इज अबाउट कैंसर के जो सेल्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से कितना मुख्तलिफ हैं। अगर पेरेंट सेल उनका गोल था, क्या जो अब जो जो अब उस ऑर्गन के सेल्स हैं, क्या वो चकोर बन चुके हैं, क्या वो ट्राइंगल बन चुके हैं, क्या बन चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यह है, स्टेजिंग और ग्रेडिंग क्यों की जाती है कैंसर का, हमें क्या फायदा है स्टेजिंग और ग्रेडिंग ऑफ कैंसर का? जी, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दैट एज वेल। वेरी गुड। तो यहाँ पर सबने तकरीबन जो है वो आंसर किया है इसका। नंबर 1, हमें पता चलता है कि डिजीज़ की एक्सटेंट कितनी है। नंबर 2, हम इसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमने अब ट्रीटमेंट किस तरह का देना है इस पेशेंट को। हाँ, क्या हमें सिर्फ एक सर्जरी करना इसके लिए काफ़ी है, क्या सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी भी इस्तेमाल की जाएगी, क्या कीमोथेरेपी बेस्ट है इसके लिए। ठीक है। तो ये जो स्टेजिंग और ग्रेडिंग है कैंसर की, ये हमें ये बताती है। तो आई होप आप लोगों को स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ द कैंसर क्लियर हो चुकी है। अगर आपका कुछ सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं।
हमारे पास लास्ट 8 मिनट्स हैं, तो सवाल है तो बता दें, कोई कमेंट है तो बता दें, और कोई बात पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। जी क्लास। इंशाल्लाह स्टेजिंग और ग्रेडिंग को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अगर कुछ सवाल है तो बता दें, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा घर का काम दूं जो आप लोगों ने अब करना है। चलें ठीक है जी। सो घर का काम क्या होगा? अगेन प्लीज़ बुक से पढ़ें, मेहरबानी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बुक से नहीं पढ़ते हैं। सो प्लीज़ बुक से पढ़ना शुरू करें, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, स्टेजिंग और ग्रेडिंग को बड़े अच्छे से जो है ना आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में एज असाइनमेंट पढ़ के आना है। देन वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग, कि आप लोगों को स्टेजिंग और ग्रेडिंग से क्या समझ आती है, स्टेजिंग कैसे की जाती है, ग्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, स्टेजिंग कैसे की जाती है और ग्रेडिंग कैसे की जाती है, ये जो है आप लोगों ने ज़रा अच्छे से बुक से पढ़ के आना है। और बाकी भी जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वो भी सारा कुछ आप लोगों ने बुक से प्लीज़ ज़रा जो है वो पढ़ के आना है। अच्छा जी, फातिमा पूछ रही है फास्ट स्कैन क्या होता है। फास्ट स्कैन जो होता है फातिमा, वो होता है फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो ये ट्रॉमा के लिए स्कैन किया जाता है, इसको कहते हैं। सर जी आप बुक से पेज भी बता दिया करें। अच्छा बच्चे, ऐसा है मैं बुक से बिल्कुल पेज बता दिया करूं, बट द थिंग इज़ दैट सिद्रा, बात इस तरह है कि डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट बुक के वॉल्यूम्स हैं। हाँ, मेरे पास जो बुक का एडिशन है वो 12th एडिशन है, कई लोगों के पास 13 होगा, कई लोगों के पास 14 होगा। सो प्लीज़ बुक खोलो, चैप्टर में जाओ और टैली कर लिया करो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और उसको बुक से रीडिंग दे दिया करो। अगर बुक से रीडिंग नहीं दोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थिंग्स विल गेट वर्स फॉर यू। एट द एंड ऑफ ईयर आप लोगों के सामने पहाड़ लग चुका होगा, और अब मैं थोड़ी सी स्पीड आपको पता चला होगा कि मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट भी स्पीड थोड़ी सी और इससे ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। सही है जी। आई थिंक आपके नेक्स्ट टीचर जो हैं, नेक्स्ट लेक्चर किसका है मुझे बताएंगे आप, क्योंकि मुझे लगा है कि नेक्स्ट कोई ज्वाइन कर चुका है, नेक्स्ट टीचर ज्वाइन कर चुके हैं। जी नेक्स्ट लेक्चर किसका है? बायोकेम का नेक्स्ट लेक्चर है, तो आई थिंक मैडम आ गई हैं। मैडम आई थिंक यू आर देयर। Yes, yes, I'm just, just come 5 minutes before, just to ठीक check है the मैडम, connection. Just to check the connection because sometimes, it causes some problem. That's why. चलें, दैट्स ओके मैडम। मैं अभी यहाँ से ना इसको एंड करूँगा, क्योंकि मुझे Yes, sure, कहा sure, गया है, sure. मुझे Sure, कहा sure, गया है कि sure. वो ज़रा इसको एंड करना है, तो फिर आप इसको दोबारा से 4 बजे वाले को स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके क्लास, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं प्लीज़ करके आइएगा नेक्स्ट। सही है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय नाउ। हाँ।